हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। एनिमल टिश्यू चैप्टर में अब तक हमने बात कर ली है पहले टिश्यू की, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। और आज हम जिस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं वो है कनेक्टिव सिस्टम या फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन से रिलेटेड सिस्टम है वो बनाता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ऑल कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी आर डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, ये पहले ही लेक्चर में बताया जा चुका है। सबसे पहले हर्टविग ने इसके लिए एक टर्म दी जिसको बोला जाता था मीसेनकाइम, बिकॉज दे ऑरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। तो एम्ब्रायनिक मेसोडर्म से डेवलप होने की वजह से इसे बोला जाता था पहले मीसेनकाइम। और याद रखें कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी वेट का 30% पार्ट फॉर्म करता है, जबकि सबसे ज़्यादा बॉडी वेट का पार्ट फॉर्म करता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म 30% पार्ट ऑफ बॉडी वेट, मसल्स 50% पार्ट फॉर्म करती हैं, एपिथेलियल टिश्यू 10%, नर्वस टिश्यू भी 10% पार्ट फॉर्म करता है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ बच्चों। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, जिसमें से पहले टाइप में की बात हम आज करेंगे। और पहले टाइप की भी बात हम प्रॉपर नहीं करेंगे क्योंकि हम आज केवल कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट देखेंगे जो मेनली कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के ही कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। वैसे टाइप्स की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन याद रखें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स सॉफ्ट एंड फाइब्रस होता है। और सॉफ्ट एंड फाइब्रस रखने वाले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर कंपोनेंट्स की बात करें, इसके कंपोनेंट्स की, तो इसका एक कंपोनेंट होता है सेल्स, एक कंपोनेंट है इसके फाइबर्स और एक कंपोनेंट होता है मैट्रिक्स। तो सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स मिलकर कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट हैं। और उनमें से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स की अगर हम बात करें, हमें बात करनी है सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें वो है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जो है उसका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल को अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है कनेक्टिव टिश्यू की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये ही फाइब्रोब्लास्ट नाम आ रहा है तो ये ही फाइबर बनाती है और ये ही कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स भी सिक्रेट करती है। तो पढ़ते हैं सेल के बारे में। लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मैक्सिमम इन नंबर, सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है। सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस बोथ आर ओवल शेप। देखिए ये रही एक फाइब्रोब्लास्ट, एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल, जिसकी सेल बॉडी कैसी है? सेल बॉडी भी ओवल शेप है और इसका न्यूक्लियस भी कैसा होता है? ओवल शेप होता है। तो सेल भी ओवल शेप होती है, उसका न्यूक्लियस भी कैसा होता है? ओवल शेप होता है। ठीक है। और याद रखें इसके बारे में, ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइज फ्रॉम दीज सेल्स सो दे अपीयर इरेगुलर। ठीक है, याद रखें ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइज होते हैं सेल से। देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइज होते हैं जिसकी वजह से ये सेल दिखती कैसी है? इरेगुलर। तो याद रखें इरेगुलर शेप सेल्स होती हैं जो ओवल शेप भी होती हैं, जिनका न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लार्जेस्ट होती हैं। और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट सेल है कनेक्टिव टिश्यू की, क्योंकि ये ही सेल कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स भी सिक्रेट करती हैं और ये ही सेल कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो और बात करते हैं, रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज मेन एंड प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फाइबर। सबसे मेन फंक्शन होता है फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, और फाइबर्स का फॉर्मेशन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, इसलिए इनके अंदर रफ ईआर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। रफ ईआर मतलब आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स बनाने वाली सेल भी ये ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की। ऐसी सेल जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स भी बनाती है और कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स भी बनाती है और कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स भी सिक्रेट करती है। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कौन सी सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइब्रोसाइट आर इनएक्टिव सेल। जो पुरानी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिनको हम फाइब्रोसाइट भी कहते हैं वो इनएक्टिव सेल्स होती हैं। These are also considered as undifferentiated cells of connective tissue. तो ऐसी सेल जो पुरानी हो जाती है वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रह जाती है बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल टू प्रोड्यूस बोन एंड कार्टिलेज। तो जो ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो इनएक्टिव सेल्स के फॉर्म में रह जाती हैं, उन्हीं के मॉडिफिकेशन से आगे ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट बनती है। ऑस्टियोब्लास्ट से आगे जाके बोन का फॉर्मेशन होता है, ऑस्टियोब्लास्ट से बोन फॉर्मिंग सेल, वाइल कॉन्ड्रियोब्लास्ट से कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। एंड मैंने अभी फंक्शन बता दिया। पहला फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स, सेकंड सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स। ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके? हमारे
अगर हम बात करें फाइब्रोब्लास्ट सेल के। सेकंड सेल की बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। याद रखें प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट के डिवीजन से बनती हैं। अगर कोई सेल लिम्फोसाइट के डिवीजन से बने तो उसको क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट बोलेंगे। और अगर हम इन सेल की बात करें तो ये भी शेप में, ये वाली सेल्स भी शेप में बच्चों कैसी होती है, अमीबॉइड शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है। और याद रखें इन अमीबॉइड शेप सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो गाड़ी के व्हील की तरह अरेंज होता है। और व्हील लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन द न्यूक्लियस, व्हील लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन द न्यूक्लियस की वजह से ही प्लाज्मा सेल को हम क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील सेल भी कहते हैं, जो हमने लिखा कार्ट व्हील सेल। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो कार्ट व्हील सेल हैं, जो प्लाज्मा सेल हैं, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं बच्चों, कार्ट व्हील सेल, ये जो सेल है ये ही एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करती हैं। तो लिम्फोसाइट की डिवीजन से बनी है तो काम भी तो वैसा ही करेंगी, क्या करेंगी, लिम्फोसाइट का सिक्रीशन करेंगी। तो इसके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं बच्चों। लेस होती है नंबर में, ज़्यादा थी आपकी, सबसे ज़्यादा थी मैक्सिमम फाइब्रोब्लास्ट, ये लेस हैं, अमीबॉइड शेप है, देख सकते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज अरेंज लाइक स्पोक्स इन व्हील, क्रोमेटिन मटेरियल स्पोक्स जैसे व्हील में स्पोक्स अरेंज होते हैं वैसा क्रोमेटिन मटेरियल अरेंज होता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्ट व्हील सेल, इन्हें कार्ट व्हील सेल भी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट, ये तो बताया गया था। तो अगर जो लिम्फोसाइट के डिवीजन से बनती है सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखें, इन्हें क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आपको बताया गया था ये बात। तो क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये लिम्फोसाइट के डिवीजन से बनती हैं और इनका काम है प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं और इवन उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करती है। तो फाइब्रोब्लास्ट और प्लाज्मा सेल की बात की, और बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मास्ट सेल, जो याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। न्यूमरस मतलब बहुत सारी होती हैं, अमीबॉइड शेप होती हैं और स्मॉल होती हैं साइज में, डायग्राम भी मैंने छोटा ही लिया है। तो न्यूमरस, अमीबॉइड एंड स्मॉल होती हैं। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती है बेसोफिल के, बिल्कुल बेसोफिल जैसी ही दिखती हैं स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि इनके पास भी बेसोफिल की तरह एस शेप न्यूक्लियस होता है। हम बेसोफिल पढ़ेंगे आगे ब्लड में। और स्ट्रक्चरली भी अगर हम बात करें वैसी ही होती हैं, इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो याद रखें मास्ट सेल और मैस्टोसाइज होती है न्यूमरस, अमीबॉइड एंड स्मॉल साइज की होती हैं। स्ट्रक्चरली फंक्शनली किसकी जैसी होती हैं, बेसोफिल लाइक होती हैं। और इसके न्यूक्लियस में 2 से 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके न्यूक्लियस में कितने लोब होंगे, 2 से 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन बेसोफिलिक ग्रैन्यूल, इसके साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रैन्यूल होते हैं विच कैन बी स्टेन विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। तो जैसे हम बेसोफिल में बेसोफिलिक ग्रैन्यूल होते हैं, वैसे ही मास्ट सेल के भी अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल होते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल, जिनको डाई किया जाता है, किससे स्टेन करते हैं, मेथाइलिन ब्लू से। एंड इज इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर्स एज दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये सिक्रेट करती हैं हिस्टामिन। क्या सिक्रेट करती हैं, हिस्टामिन। और आप सभी जानते हैं हिस्टामिन इज ए वेसोडाइलेटर, जो कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है और एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले लेक्चर में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में पूरी इस बात को समझ सकते हैं कि हिस्टामिन का एक्शन कैसे होता है, कैसे डायबिटीज का प्रोसेस होता है। एटीपी के वीडियोस में जाकर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देखिए, वहाँ पर आपको इस पूरी डिटेल में बताया गया है, मेरे द्वारा ही वो लेक्चर दिया गया है। तो हिस्टामिन इज ए प्रोटीन जो वेसोडाइलेटर है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और इंक्रीज करता है साथ के साथ कैपिलरी परमेबिलिटी को। और कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी तभी जाके तो क्या होगा, डायबिटीज या इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा और इसकी वजह से एलर्जी और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी। तो हिस्टामिन जो है वो सिक्रेट करती हैं कौन सी सेल, मास्ट सेल एज वेल एज बेसोफिल ऑफ ब्लड। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जिसको हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी कहते हैं, ये भी एक प्रोटीन है जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ब्लीडिंग को कम कर देता है। तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन बट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज कर देगा तो ब्लड प्रेशर को तो इंक्रीज ही करेगा। इस साइट ऑफ द कट और इंजरी सेरोटोनिन डिक्रीज ब्लड लॉस, ये ब्लड लॉस को क्या कर देता है, कम कर देता है। ब्लीडिंग को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। कौन, सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन इसका नाम होगा
सेरोटोनिन, इसको सेरोटोनिन बोला जाएगा। मैं पूरी बात लिख देता हूँ यहाँ पर, सेरोटोनिन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हिपैरिन। हिपैरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट, और याद रखें ये एक प्रोटीन नहीं, ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। हम आगे के लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो ब्लड की क्लॉटिंग को क्या कर देता है, ब्लड का क्लॉट बनने से रोकता है, क्योंकि ये कभी भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने नहीं देता। आप किसके बारे में, आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग वाला लेक्चर आप देखेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ब्लड का क्लॉट बनता है। तो याद रखें कि ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग होने नहीं देता, क्योंकि कभी प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित होने, कन्वर्ट होने नहीं देता। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है हिपैरिन एक, जो हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो हमने सबसे पहली सेल पढ़ी थी फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल के बाद हमने बात की प्लाज्मा सेल और कार्टविल सेल। थर्ड हम बात कर रहे हैं मास्ट सेल और मास्टोसाइट सेल। एक और सेल की बात करते हैं जिसका नाम है एडिपोस सेल। इसका दूसरा नाम सभी ने सुना होगा, फैट सेल। एडिपोस सेल या एडिपोसाइट या फैट सेल जो होती हैं ओवल शेप सेल्स हैं जो स्टोर करती हैं फैट को। और याद रखें फैट इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट। छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैट को स्टोर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल। एडिपोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के एडिपोसाइट होती हैं। एक होती है मोनोलोकुलर, एक होती है मल्टीलोकुलर। समझिएगा बच्चों, अच्छे से पहले डायग्राम में समझते हैं, फिर उसके बाद इस बात को पढ़ेंगे, काफ़ी ईजी लगेगा। पहले 2 डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक सेल बनाता हूँ बच्चों, ये है एक एडिपोसाइट सेल, ये एक एडिपोसाइट सेल्स है, ठीक है। मोनोलोकुलर एडिपोसाइट सेल, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट सेल वो होती है जो एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में, एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में वाइट फैट को स्टोर करती है। ये रही एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल जिसके फॉर्म में कौन सी फैट स्टोर है, यहाँ पर वाइट फैट। तो मोनोलोकुलर एडिपोसाइट जो होती है ये रही लार्ज फैट। अगर एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में एक फैट को, वाइट फैट को, लार्ज फैट जो कौन सी फैट है, वाइट फैट, वाइट फैट के फॉर्म में अगर स्टोर किया जाए तो अब इसका न्यूक्लियस जो इस सेल में बनाता, वो न्यूक्लियस यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो वाइट फैट आ गई पूरी। तो अब न्यूक्लियस कहाँ पर आएगा, न्यूक्लियस इसका यहाँ पर आ जाएगा। और सेल का न्यूक्लियस अगर पेरिफेरी पे आ जाएगा तो अब ये सेल जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये यहाँ से सेल की शेप ऐसी हो जाएगी, और सेल की शेप अगर कुछ ऐसी हो जाएगी तो अब इसे हम बोलेंगे सिग्नेट रिंग। कैसी बोलेंगे, सिग्नेट रिंग शेप सेल। तो याद रखें कि सिग्नेट रिंग शेप सेल होती है जिनमें वाइट फैट को एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियस भी इवन कहाँ आ जाता है, पेरिफेरी पे आ जाता है। अब खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर किसी सेल के अंदर ऐसे फैट को स्टोर किया जा रहा है और एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है तो वो तो होगी मोनोलोकुलर एडिपोसाइट। और ऐसा ही एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं आपकी बार। अब ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है इसके अंदर ये रही एक सेल जिसके अंदर फैट को स्टोर किया जा रहा है, फैट ड्रॉपलेट्स हैं ब्राउन फैट के फॉर्म में। ये रही एक ब्राउन फैट, हल्का सा ब्राउनिश कलर हम देते हैं इसको, ये ब्राउन फैट। और ब्राउन फैट को जब ऐसी छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा तो इसके न्यूक्लियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका न्यूक्लियस ये रहा सेंटर में, तो इसके न्यूक्लियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका न्यूक्लियस अभी भी कहाँ है, सेंटर में। तो ये सेल कैसी होगी, राउंडेड सेल होगी। अब बात ये आती है कि इस और इस डायग्राम को कंपेयर किया जाए तो ये सेल तो होती है सिग्नेट रिंग शेप और ये वाली सेल जो होती है ये होती है राउंडेड, ठीक है। एक और चीज़ में कंपेयर किया जाए, यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल के, सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में वाइट फैट को, यहाँ पर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है। किससे स्टोर किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है ब्राउन फैट को। ब्राउन फैट का ब्राउन कलर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। ब्राउन फैट का ब्राउन कलर क्यों होता है, ब्राउन फैट का ब्राउन कलर ड्यू टू आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट। आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट जो होता है वो ब्राउन फैट को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। एक पॉइंट को हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करते हैं बच्चों कुछ पॉइंट को। अब यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियस इसका सेंटर पे होता है, इसका न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होता है। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा,
साइटोप्लाज्म, दोनों डायग्राम को देखिए, कम होगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, सही बात है ना। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होंगे, कम, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब दोनों डायग्राम को आप कंपेयर कर चुके हैं कि कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कम है और कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, कहाँ साइटोप्लाज्म कम है, कहाँ साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, किसका न्यूक्लियस पेरिफेरी पे है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में। ये स्टोर करती है वाइट फैट को एक सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में, ये स्टोर करती है ब्राउन फैट को स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। एंड ब्राउन फैट की ब्राउन कलर का रीज़न क्या है, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनर्जी भी कम देगी, इसका मतलब व्हाइट फैट से एनर्जी कम मिलती है और ब्राउन फैट से हीट ज़्यादा रिलीज होती है। तो अब पढ़ते हैं बच्चों, अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा मेरे ख्याल से अभी इस कंपैरिजन के बाद। तो मोनोलोकुलर एडिपोसाइट वाइट फैट टिश्यू सेल्स हैं। इन दीज सेल्स सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट, सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल, देख लीजिए न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला गया, इवन साइटोप्लाज्म भी पेरिफेरी पे ही है। एंड साइटोप्लाज्म इज लेस इन अमाउंट, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, लेस इन अमाउंट। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल न्यूक्लियस बिकम फ्लैट इन शेप, कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस भी फ्लैट हो जाएगा इसके प्रेशर की वजह से। दीज एडिपोसाइट फॉर्म क्या बनाएंगी, वाइट फैट, स्टोर वाइट फैट, ये बोलना चाहिए। मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट या ब्राउन फैट टिश्यू सेल क्या होती हैं, इन दीज सेल 2 to 3 फैट ग्लोब्यूल, यहाँ पर मैंने 5 to 6 बनाई है, 2 to 3 फैट ग्लोब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं जो ब्राउन फैट है। साइटोप्लाज्म इज मोर इन क्वांटिटी, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी आप देख लीजिए, इसके कंपैरिजन में साइटोप्लाज्म क्या है, ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है इसमें, ज़्यादा। न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रल एंड दीज एडिपोसाइट फॉर्म ब्राउन फैट, और ब्राउन फैट का ब्राउन कलर क्यों होता है, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से। कहाँ पर मिलती है हमें मोनोलोकुलर एडिपोसाइट और कहाँ पर मिलती है हमें मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, ये हम आगे टाइप्स में बात करेंगे। लेकिन अभी तो आपको मोनोलोकुलर और मल्टीलोकुलर के बारे में बात समझ में आई, ठीक है। चलिए एक और कनेक्टिव टिश्यू की सेल की बात करते हैं, वो है मीजेनकाइमल सेल। मीजेनकाइमल सेल के बारे में तो आपको केवल एक बात याद रखनी चाहिए कि ये टोटीपोटेंट नेचर की होती हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड एंड टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, लेस होती है नंबर में, स्मॉल साइज की होती हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, इरेगुलर शेप होती हैं, ओवल शेप न्यूक्लियस होता है इनका। एंड दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं बिकॉज दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनी सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मतलब ये सीधे सीधे बोले टोटीपोटेंट नेचर की है, मतलब ऐसी सेल जो किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखती है, कनेक्टिव टिश्यू की किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखती है, उसको हम बोलते हैं मीजेनकाइमल सेल। मतलब ऐसी सेल जैसे फाइब्रोब्लास्ट का नंबर कम हो जाए तो मीजेनकाइमल सेल्स के पास प्रॉपर्टी है कि ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, फाइब्रोब्लास्ट में, ये कन्वर्ट हो सकती है मास सेल में। तो अब देखिए लेस इन नंबर, स्मॉल साइज की होंगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होंगे और इसीलिए कैसी दिखेंगी, इरेगुलर शेप, ओवल शेप न्यूक्लियस होगा। और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू की बिकॉज दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनी सेल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसका मतलब ये किसी भी सेल में, अनडिफरेंशिएटेड सेल किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इसका मतलब ये टोटीपोटेंट नेचर की होती है। तो फंक्शन भी तो यही हुआ, टू फॉर्म अदर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की अदर सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। कौन सी सेल, ये कर सकती हैं जिन सेल्स का नाम है मीजेनकाइमल सेल। नेक्स्ट आ जाती है मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट और क्लाज्मेटोसाइट क्या है। नाम से ही समझ में आता है बच्चों मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट और क्लाज्मेटोसाइट क्या होंगी। याद रखें कि बोन मैरो के अंदर, हमारी बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है WBCs का, और जो WBC का फॉर्मेशन होता है उनमें से मोनोसाइट आती है हमारे ब्लड में। मोनोसाइट जो है इन ब्लड, बोन मैरो में बनने के बाद मोनोसाइट हमारे ब्लड में आई और एंटर कर जाती है, एंटर्स इन टिश्यू, ठीक है, और एनलार्ज होती है पहले, और एनलार्ज होने के बाद टिश्यू में एंटर कर जाती है, तब हम इस सेल को क्या बोलने लगते हैं, मैक्रोफेजेस। तो एक्चुअली मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस वो सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। फैगोसाइटोसिस में हेल्प करने वाली ऐसी सेल्स जो बोन मैरो में बनती, पूरी बात सुनिएगा, बोन मैरो में कुछ WBC बनती है, जैसे मोनोसाइट बनी, ये मोनोसाइट ब्लड में आती है। ब्लड में आने के बाद मोनोसाइट अपने साइज से 10 to 20 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है, 10 to
20 टाइम्स लार्ज हो जाती हैं, और जब ये 10 to 20 टाइम्स लार्ज हो जाती हैं तब ये एंटर कर जाती हैं लार्ज होने के बाद टिश्यू में, और अब हम इन्हें क्या बोलने लगते हैं, मैक्रोफाजेस, जो आगे शो करती हैं फैगोसाइटोसिस। तो बच्चों फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल का नाम है क्या, मैक्रोफाजेस। याद रखें, इट इज सेकंड लार्जेस्ट इन साइज एंड इन नंबर, सेकंड लार्जेस्ट सेल है और सेकंड ही मैक्सिमम है नंबर में, कौन सी, मैक्रोफाजेस। इन्हें हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं क्योंकि टिश्यू में पड़ रहे हैं, और क्लाज्मेटोसाइट भी कहते हैं। अमीबॉइड शेप की होती हैं, बीन शेप और किडनी शेप न्यूक्लियस होता है बच्चों। ये मोनोसाइट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पर आपको इसकी स्ट्रक्चर शेप भी दिखाई जाएगी। और याद रखें, साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज मोर ए ग्रैनुलर बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम इट अपीयर ग्रैनुलर। आप सभी को ये बात पता होगी, लेकिन कोई बात नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे WBC के टाइम्स में कि एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल आर ग्रैनुलोसाइट वाइल मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आर ए ग्रैनुलोसाइट। तो वैसे तो इनका साइटोप्लाज्म ए ग्रैनुलर है, लेकिन अगर किसी को फैगोसाइटोसिस करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने ये बात बताई है आपको कि अगर फैगोसाइटोसिस करना है तो फैगोसाइटोसिस करने के लिए क्या करना होगा, लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को यूज़ करना होगा। तो इसका मतलब इनके पास लाइसोसोम ज़्यादा होने चाहिए, कम, ज़्यादा, और ज़्यादा लाइसोसोम इतने ज़्यादा होते हैं कि लगता है कि इनका कैसा है साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलर। तो कोई ग्रैन्यूल नहीं होते, ग्रैनुलर तो इसलिए दिखता है क्योंकि लाइसोसोम का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। और बता ही दिया कि फैगोसाइटिक नेचर की होती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को, वायरस को फैगोसाइटोसिस करके, एंड दे अराइज बाय द फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट। मैंने बताया ना, मोनोसाइट के फ्यूज होने से मैक्रोफेजेस बनती हैं जो लार्ज होती हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहा जाता है, इन्हें सफाई कर्मी भी कहा जाता है क्योंकि ये केवल बैक्टीरिया वायरस को ही नहीं करती, ये डेड सेल्स के कचरे को भी साफ करने का काम करती हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को साफ रखने का काम जो करती हैं वो सफाई कर्मी कोशिका भी क्या है, मैक्रोफेजेस और स्कैवेंजर सेल्स। इन्हें हिस्टियोसाइट और क्लाज्मेटोसाइट भी कहते हैं। हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टाइप की मैक्रोफेजेस हैं जिनका लाइफ स्पैन मंथ से लेकर ईयर्स तक भी हो सकता है। देखते हैं, जैसे लंग्स में मिलने वाली मैक्रोफेज को बोला जाएगा डस्ट सेल। लिवर की मैक्रोफेजेस हैं कुफर सेल। अगर ब्लड की मैक्रोफेज की बात करें तो वो है मोनोसाइट। ब्रेन की मैक्रोफेज है माइक्रोग्लियल सेल, और थाइमस ग्लैंड की मैक्रोफेज है हेसल्स ग्रैन्यूल, एंड स्प्लीन की मैक्रोफेजेस को बोला जाता है रेटिकुलर सेल्स। तो हमारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की मैक्रोफेजेस होती हैं। कौन कौन सी, लंग्स की मैक्रोफेजेस को बोलते हैं डस्ट सेल, लिवर की मैक्रोफेजेस हैं कुफर सेल, ब्लड की मैक्रोफेजेस हैं मोनोसाइट, ब्रेन की मैक्रोफेजेस हैं माइक्रोग्लियल सेल, थाइमस की मैक्रोफेजेस हैं हेसल्स ग्रैन्यूल, और स्प्लीन की मैक्रोफेजेस हैं रेटिकुलर सेल। चाहे नाम कितने भी अलग अलग हों, याद रखें सभी मोनोसाइट से बनी हैं, और सारी की सारी मैक्रोफेजेस जो हैं वो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं और इवन स्कैवेंजर की तरह भी वर्क करती हैं। लास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है लिम्फोसाइट। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, लिम्फोसाइट आप सभी ने WBC में सुना है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के डिवीजन से ही तो क्या बनती हैं, प्लाज्मा सेल। तो याद रखें, लेस इन नंबर एंड स्मॉल इन साइज, छोटी होती हैं, नंबर में कम होती हैं और साइज भी छोटा होता है, और अमीबॉइड शेप होती हैं। अमीबॉइड शेप मिलेंगी, इस तरह की होंगी अमीबॉइड शेप, लेकिन इनका न्यूक्लियस तो लार्ज और राउंडेड होता है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ए लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियस लार्ज होगा और राउंडेड होगा, और सेल कैसी होगी, अमीबॉइड शेप होगी। लेस इन नंबर, स्मॉल इन साइज, हैविंग अमीबॉइड शेप, ठीक है, एंड ए लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एज पेरिफेरल लेयर। देखिए साइटोप्लाज्म पेरिफेरल लेयर, साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज लेस एंड लाइक प्लाज्मा सेल, या फिर उल्टा बोलें लिम्फोसाइट की तरह प्लाज्मा सेल भी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। और आगे वही बात लिखी है कि लिम्फोसाइट के डिवीजन से ही तो क्या बनती है, प्लाज्मा सेल। तो दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसका मतलब लिम्फोसाइट सेल्स के डिवीजन से ही प्लाज्मा सेल बनती हैं। इसीलिए प्लाज्मा सेल, जिन्हें कार्टविल सेल भी कहते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहा जाता है क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट, क्योंकि वो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो लिम्फोसाइट में ही डिवीजन से बनती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से फाइबर्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बाद हम इनके फाइबर्स की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमें 3 तरह के फाइबर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं कोलाजन, याद रखें कोलाजन फाइबर्स को हम वाइट फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तरह के फाइबर्स होते हैं जिनका नाम होता है इलास्टिक। इलास्टिक फाइबर्स को हम येलो फाइबर्स भी कहते हैं, और
एक फाइबर्स जो हो जाते हैं उनका नाम है रेटिकुलर फाइबर, और रेटिकुलर फाइबर्स को हम कलरलेस फाइबर भी कहते हैं। तो 3 तरह के फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। कोलाजन फाइबर्स आर वाइट फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स आर येलो फाइबर्स, while रेटिकुलर फाइबर्स आर कॉल्ड कलरलेस फाइबर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलाजन फाइबर की। तीनों को कंपेयर करते हैं चलें। ये ब्राइट वाइट फाइबर हैं जो कोलाजन प्रोटीन से बने हैं, इलास्टिक फाइबर येलोइश कलर के फाइबर हैं जो इलास्टिन प्रोटीन से बने हैं, जबकि रेटिकुलर फाइबर कैसे होते हैं, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने हैं और कलरलेस, नाम से सुन में आ जाता है कलरलेस फाइबर्स हैं। ये याद रखें, कोलाजन फाइबर अनब्रांच्ड होते हैं और वेवी होते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं और कैसे होते हैं, वेवी होते हैं, और मिलते हैं हमेशा बंडल्स में। हमेशा कहाँ मिलेंगे, फाउंड इन बंडल्स में। ठीक है, ये हमेशा बंडल्स में मिलते हैं। अनब्रांच्ड होता है इनका बंडल, और वेवी अपीयरेंस शो करते हैं। कैसे होते हैं, वेव लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती, बंडल में होंगी तो इलास्टिसिटी नहीं होगी। ठीक है, जबकि ये सिंगल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और वेवी नहीं होते। कैसे होते हैं, स्ट्रेट। कैसे मिलेंगे, स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई इलास्टिन प्रोटीन से बना है इलास्टिक फाइबर तो उसमें इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये लिगामेंट में मिलते हैं जो कनेक्ट करता है बोन को बोन से। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले लिगामेंट में हमें इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जबकि टेंडन में हमें कोलाजन फाइबर देखने को मिलते हैं। टेंडन विच कनेक्ट मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करता है कौन, टेंडन, जहाँ पर होते हैं कोलाजन फाइबर्स मेनली, और लिगामेंट में मेनली होते हैं इलास्टिक फाइबर। जबकि रेटिकुलिन प्रोटीन से बने रेटिकुलर फाइबर प्रोटीन फ्रीली ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन याद रखें कैसे मिलेंगे साथ में आपको, नॉन इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिसिटी नहीं होती, बहुत सॉफ्ट फाइबर्स हैं। कैसे फाइबर हैं, सॉफ्ट फाइबर्स हैं, और ये सॉफ्ट फाइबर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो याद रखें, रेटिकुलर फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन में, पेयर्स पैचेस में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स में, जहाँ पर ये ब्लड को और लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो कोलाजन फाइबर, वाइट फाइबर, इलास्टिक फाइबर, येलो फाइबर, रेटिकुलर और कलरलेस फाइबर, 3 तरह के फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। आगे बात आ जाती है मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो है वो क्या है, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। याद रखें, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स भी बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ही म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की फॉर्म में क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड। और ये हाइलुरोनिक एसिड भी 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हाइलुरोनिक एसिड भी बना हुआ है 2 चीज़ों से, एक होती है एन एसिटाइल नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। 2 चीज़ें लिखी हमने, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, GA मतलब ग्लूकुरोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ग्लूकुरोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ग्लूकुरोनिक एसिड। इसके इस तरह से अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज होने से हाइलुरोनिक एसिड बनता है, जो कि एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही हमारे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। और इस मैट्रिक्स में मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के 3 तरह के फाइबर और 7 टाइप की सेल्स। तो ये तीनों मिलकर हैं, ये सारे मिलकर बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रॉपर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की आज हमने बात की। क्या क्या बात की, एक बार फिर देखते हैं। हमने बात की कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया गया और बताया गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पहली सेल की, बहुत इंपॉर्टेंट सेल की बात की, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे लार्जेस्ट है, वो थी फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर्स तो बनाती ही है और कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स भी सिक्रेट करती है। फिर हमने बात की सेकेंड सेल, जिसका नाम था प्लाज्मा सेल, जिसके न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल स्पोक ऑफ व्हील की तरह अरेंज होने की वजह से बोला गया कार्ट व्हील सेल। इन्हें क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट भी कहा गया, ये एंटीबॉडी सिक्रेट करती थी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सेल आई जिसका नाम था मास्ट सेल और मास्टोसाइट, जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रेट करती है, लाइक बेसोफिल ऑफ ब्लड, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ज़्यादा ब्लीडिंग होने और नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करने वाली सब्सटेंस हैं। ठीक है, फिर हमने एडिपोज सेल की बात की, फैट सेल की, और ये भी बात की कि ये 2 तरह की होती है, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट एंड मल्टीलोकुलर। इन डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा कि मोनोलोकुलर एडिपोसाइट क्या है, और मोनोलोकुलर एडिपोसाइट स्टोर करती हैं वाइट फैट को। फिर हमने बात की मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, वो क्या स्टोर करती हैं, ब्राउन फैट को। फिर उसके बाद हमने बात की
अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे बोला जाता है मीसेनकाइमल सेल। और मीसेनकाइमल सेल जो किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखती है। इसकी बात करने के बाद फिर हमने बात की मैक्रोफेजेस की, या हिस्टियोसाइड या क्लाज्मेटोसाइड, या सीधे सीधे बोले हमने बात की मैक्रोफेजेस की। और टिश्यू में मिलने वाली मैक्रोफेजेस जो कनेक्टिव टिश्यू की सेकंड लार्जेस्ट सेल भी होती है, सबसे ज़्यादा भी होती है, उनके फैगोसाइटिक एक्शन के बारे में बात की। और ये भी बात की कि हमारी बॉडी के किस किस ऑर्गन में, किस किस टिश्यू में कौन कौन सी टाइप की मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। उन सब के नाम देखने के बाद फाइनली हमने लास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात की, जिसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का काम तो सभी को पता है कि ये प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन से रिलेटेड है एंटीबॉडीज़ के। और लिम्फोसाइट सेल्स के ही डिवीजन से बनती हैं प्लाज्मा सेल। यहाँ तक की बात करने के बाद हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू में केवल सेल्स ही नहीं होती, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के साथ साथ फाइबर्स भी होते हैं। और 3 तरह के फाइबर देखने को मिलते हैं, कोलाजन जिन्हें वाइट फाइबर भी कहते हैं, इलास्टिक जिन्हें येलो फाइबर भी कहते हैं, और रेटिकुलर जिन्हें कलरलेस फाइबर भी कहते हैं। उनमें से कोलाजन फाइबर जो होते हैं बंडल में मिलते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी नहीं होती। ये सिंगल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी होती है। ये भी सिंगल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सॉफ्ट फाइबर होते हैं, और इनमें भी इलास्टिसिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन याद रखें चाहे फाइबर्स हों चाहे सेल्स हों, ये दोनों तो मिलेंगे मैट्रिक्स में। तो फिर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स बना हुआ है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। और हाइल्यूरोनिक एसिड भी किस किस का मिलकर बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड के इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट से बनता है। क्या बनता है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से एक अच्छे से डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक ही डायग्राम में देखेंगे। अभी तक तो अलग अलग सेल्स के डायग्राम बनाए हमने, अलग अलग फाइबर्स की बात की हमने, मैट्रिक्स को अलग से बताया गया। नेक्स्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करने के साथ ही फिर हम आगे और बात करते हैं डिटेल में। अच्छी पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।